Good morning, all of you. In this part of structure and bonding, we will discuss about host-guest addition compounds and the charge transfer complexes. So first of all, we want to see what are the addition compounds. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि addition compound होते ही क्या हैं. तो एडिशन कंपाउंड जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये वो कंपाउंड हैं जो कब बनेंगे, विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स. जब आप 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को आपस में ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उनके मिक्सिंग के बाद जो कंपाउंड बनते हैं वो आपके एडिशन कंपाउंड होते हैं. लेकिन जब आप उनको मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के बाद उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. उन्हीं इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर कि वो आपस में मिले कैसे, आपके एडिशन कंपाउंड डिफरेंट वेज से बन सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल में आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप दो चीजों को मिला देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट यहाँ पे हमने लिया, देखो CuSO4, एक आपने अमोनिया लिया, इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गई. यहाँ पे ये सिंपली मिक्सअप नहीं हुए, मीन्स फर्दर इनके बीच में क्या हो गई, रिएक्शन, और एक न्यू कंपाउंड बन गया यहाँ पे. और इस कंपाउंड का नाम है टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट. तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया यहाँ पे जब हमने कॉपर सल्फेट और अमोनिया को आपस में मिक्स किया. नेक्स्ट हम देखते हैं डबल सोल्ट. डबल सोल्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे पोटाशियम, जिसे आप फिटकरी भी कहते हैं, जैसे ये बना. तो ये कैसे बना, तो ये जब बना कि आपके पास एक पोटाशियम सल्फेट है, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट है, और वाटर के प्रेजेंस में जब आप इनके बीच रिएक्शन करते हैं, इनको मिक्सअप करते हैं, हीटिंग अप करते हैं, तो उसके बाद आपका न्यू कंपाउंड बनता है जिसे आप क्या कहते हैं, पोटाश एलम. और इसके अंदर हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है. देखो जैसे K2SO4 K2SO4 ही रहा, Al2SO4 Al2SO4 ही रहा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल है. तो मीन्स आइडेंटिटी मेंटेन रही आपके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा था ऐसा कुछ नहीं था. आपके जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अमोनिया अमोनिया नहीं रहा, उनके बीच रिएक्शन होकर एक नया कंपाउंड आपका जनरेट हो गया था. तो ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में. लेकिन है दोनों ही एडिशन कंपाउंड, क्योंकि बने कैसे हैं, दे आर फाउंड बाय एडिंग 2 और मोर कंपाउंड्स. अब दो मिलाए, जैसे आपने कॉपर सल्फेट अमोनिया, यहाँ पे आपने 2 से ज्यादा मिला दिए, कॉपर सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर भी आपने ऐड किया. ऐसे ही कार्निलाइट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, जिसमें आपने पोटाशियम देखो क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड किया, वाटर ऐड किया, आपने उसी टाइप से इवेपोरेशन की, उसके बाद ये नया आपका कंपाउंड बना कार्निलाइट. इसके अंदर हर एक पार्टिकल की, हर एक जो KCl है, MgCl2 है, उसकी देखो आइडेंटिटी क्या रही, आपकी मेंटेन रही. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके एडिशन कंपाउंड आपके होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड भी हो सकते हैं. जैसे स्ट्रक्चर से आपको क्लियर कट दिख रहा है होस्ट, जैसे होस्ट कौन होगा, जैसे आपके इसमें दिख रहा है, ये जो आपके ये है हमारे स्टार्च, यहाँ पे हमने जो ले रखा है, देखो ये स्टार्च. स्टार्च का जो दो पार्ट होते हैं, एक अमाइलोज एक अमाइलोपेक्टिन. जो अमाइलोज पार्ट है ये आपका, ये है आपका जो कॉइल की फॉर्म में दिखा रखा है, मीन्स बीच में चैनल बन गए. क्या बन गए, ये चैनल. तो ये होस्ट है, होस्ट ने चैनल बना लिए. नीचे वाली स्ट्रक्चर में आप देखें, देखो होस्ट मॉलिक्यूल्स जो है ग्रीन ग्रीन ये आपको दिख रहे हैं, इन्होंने मिलके आपस में बीच में केस बना ली. देखो ये बीच में बोलो क्या बन गई, यहाँ पे केस बन गई. तो मीन्स जो होस्ट आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप उनको आपस में कनेक्ट करके वो क्या बना लेते हैं, या तो चैनल्स बना लेते हैं. तो बीच में देखो ये जो दिखे थे आपके स्टार्च के अंदर, तो ये बोलो इसके अंदर, तो बोलो क्या बने हैं ये, दीज आर दी चैनल्स. या आपका जो होस्ट है, या जो आपका बोलो कौन है, ये होस्ट. यहाँ पे स्टार्स था, यहाँ पे जैसे होस्ट है, तो होस्ट ने बोलो क्या बना लिया अपनी लेटिस के अंदर, केज. और उन केज के अंदर फिर आके जो सुटेबल साइज के गेस्ट होते हैं वो आपके फिट हो जाते हैं उसके अंदर. तो ये आपका गेस्ट, जैसे यहाँ पे आयोडीन है, तो I2 मोलिक्यूल आके आपके स्टार्च के अंदर जो चैनल्स बने थे उसके अंदर क्या हो गया, आके वो फिट हो गया. तो ये होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड इस टाइप से आपके बन जाते हैं. इनके बीच सिंपल इंटरेक्शन हुई है, सिंपल वंडरवाल इंटरेक्शन से ये बने हैं. यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है इनके बीच, ये आप ध्यान रखें. जैसे डबल सोल्ट है, उसके अंदर इस टाइप के कोई आपके चैनल्स नहीं बनते, उसके अंदर कोई ऐसे केजेस नहीं बनी थी, वो सिंपली मिक्सअप होके आपके कंपाउंड बन गए थे. और डबल सॉल्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड आमतौर पे जो हम बनाते हैं, तो ये मोस्टली जो हम स्टडी करते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये देखा जाता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस. चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में भी क्या होगा, जिन दो चीजों को मिलाएंगे वो दो चीजें कौन होंगी, वो दो चीजें हमने क्या ले लिया, एक तो आपका हमने ले लिया जैसे कोई भी आपके पार्टिकल्स ले लिया हमने, ये
मेसिटिलीन ले लिया हमने, देखो मोलिक्यूल्स ये यहाँ पे। तो मेसिटिलीन जो है इसके अंदर देखो आपके प्लस आर इफेक्ट वाले देखो ग्रुप लगे हुए हैं, ये CH3 ग्रुप जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से जो ये रिंग है इसका मेसिटिलीन का, इसके ऊपर क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये मेसिटिलीन जो है यहाँ पे ये काम करेगा यहाँ पे डोनर का। दूसरा मॉलिक्यूल है ये पिक्रिक एसिड, यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसके पास जो माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं देखो, ये NO2 ग्रुप, जिसकी वजह से जो ये बेंजीन रिंग है पिक्रिक एसिड का, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ पे एक्सेप्टर का काम कर सकता है ये रिंग। तो बोलो आपके पिक्रिक एसिड के अंदर जो रिंग है वो किस चीज का काम करेगा, एक्सेप्टर, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है माइनस आर इफेक्ट NO2 के द्वारा। और मेसिटिलीन के अंदर आपका क्या हो गया यहाँ पे, प्लस आर इफेक्ट वाले जो CH3 ग्रुप है उन्होंने बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, इसलिए डोनर का काम है। अब क्या होगा, सिंपली इट आपके जो चार्ज का ट्रांसफर होगा फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर थ्रू स्पेस आपका ये ट्रांसफर हो रहा है, और ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस आपके बन जाते दे। ये आमतौर पे आपके कलर्ड होंगे, आगे हम आपको बताएंगे। तो आपने देखा जो एडिशन कंपाउंड है वो डिफरेंट वेज से बन सकते हैं। जब आप दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिक्सअप करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके बाद बनने वाले आपके कंपाउंड देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो डबल सॉल्ट भी हो सकते हैं, वो होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस भी बन सकते हैं, एंड सो ऑन, और भी पॉसिबिलिटीज इनके बीच हो सकती है। तो इस पार्ट के अंदर फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो होंगे आपके होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड और द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले अब हम ले लेते हैं होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड्स। इनको आमतौर पे हम इंक्लूजन कंपाउंड्स भी कह देते हैं, क्योंकि इंक्लूड कर लेता है, जो होस्ट है वो गेस्ट को अपने अंदर आके बिठा लेता है, अपने अंदर उसको इमर्ज कर लेता है, तो इसलिए उसको इंक्लूड कर लेता है, इसलिए उनको आप इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस भी कह देते हैं। तो होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड्स आर जनरली कॉल्ड एज द इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। तो व्हाट आर दीज inclusion complexes? So these are the compounds in which the guest molecule, जैसे अभी हमने बताया जो गेस्ट है यहाँ पे, जैसे आयोडीन है यहाँ पे, नीचे हमने स्ट्रक्चर बताई, यहाँ पे ये आयोडीन है। तो जो गेस्ट मोलिक्यूल है, जो आपके ये होस्ट है, होस्ट बोलो ये रहा आपका होस्ट, जिसमें देखो हमने फिलहाल यहाँ पे चैनल दिखा रखे हैं। तो जो होस्ट है यहाँ पे बोलो कौन है, ये अमाइलोज पार्ट होता है आपके ग्लाइक स्टार्च का। तो इन विच द गेस्ट मोलिक्यूल फिट इन द स्पेस अवेलेबल, जो भी जगह है उसके अंदर आपके स्पेसिफिक जो साइज है उसी का आपका गेस्ट मोलिक्यूल आके फिट हो सकता है। ये नहीं कोई हो गेस्ट है उसमें बैठ जाए, जिस साइज के आपके जो चैनल्स के अंदर जो साइज होगा, या आपके आगे केजेस हम देखें, केजेस के अंदर जो साइज बनेगा उसके अंदर उसी साइज का ही तो गेस्ट आके फिट हो सकता है। सो द कंपाउंड इन विच द गेस्ट मोलिक्यूल फिट इन द स्पेस अवेलेबल विद इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द होस्ट मोलिक्यूल बाय वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड द होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड। अब उसके अंदर जो मैंने बताया लैटिस के अंदर जो स्पेस होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, द स्पेस अवेलेबल इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल मे बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टनल्स और द चैनल्स और इन द फॉर्म ऑफ द केज। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने बताया आपके स्टार्च के अंदर जो माइलोज पार्ट है वो क्वाइल करके बोलो क्या बना लिए, ये यहाँ पे चैनल्स बन चुके हैं, देखो यहाँ पे दीज आर दी चैनल्स, वो चैनल्स की फॉर्म में भी हो सकता है स्पेस। यूरिया मोलिक्यूल भी आपस में जब कनेक्ट होते हैं, उनकी जो डिफरेंट चेन्स होती है, यूरिया 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 मिलके वन चेन, यूरिया यूरिया मिलके डिफरेंट चेन, और दे क्वाइल कर जाती है, देखो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी बोलो ये बीच में क्या बन चुके हैं, यहाँ पे भी क्या बन चुके हैं, ये चैनल्स, जिसके अंदर आपके गेस्ट मोलिक्यूल आके फिट होंगे ऑफ सुटेबल साइज, या आपके केजेस बन सकते हैं। जैसे आपके जो आगे हम पढ़ेंगे क्यूनोल हाइड्रेट्स, या हम पढ़ेंगे वाटर हाइड्रेट्स, उसके अंदर जो वाटर मोलिक्यूल आपस में कनेक्ट करके या क्यूनोल मोलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट करके बीच में ये बना देंगे बोलो यहाँ पे केजेस, क्या बना देंगे यहाँ पे, ये केजेस। इन केजेस के अंदर आके बोलो कौन बैठेगा, जो भी ये जगह बन गई है ये इसके अंदर आके बैठ जाएगा सुटेबल साइज ऑफ द गेस्ट, सुटेबल साइज ऑफ द गेस्ट मोलिक्यूल आके बैठ जाएगा। तो आप इन्हें कहते हैं होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड, क्योंकि इंक्लूड कर लिया है, गेस्ट इसमें इंक्लूड हो गया, आके बैठ गया। और ये किसके अंदर होगा, या तो लॉन्ग चैनल्स हो सकते हैं वो, या केजेस हो सकती है। तो आमतौर पे जो होस्ट मोलिक्यूल होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे वो स्टार्च, जिसके अंदर अमाइलोज जो पार्ट है, यूरिया जैसे हमने आपको बताया, हाइड्रोक्विनोन हो सकते हैं जो जिसके अंदर ये केजेस बनेगी, या वाटर मोलिक्यूल हो सकते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि सोडियम जो क्लोराइड होती है उसकी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, अगर आप उसको देखें सॉलिड स्टेट के अंदर,
कि the 1 Na positive ion is surrounded by the 6 Cl negative ion एंड वाइस वर्सा। तो जिसकी वजह से उनके बीच आयनिक इंटरेक्शंस के बीच में आपके बीच में खाली जगह बच जाती है उनको, और उन्हीं के अंदर आपके आके बैठ सकते हैं गेस्ट मॉलिक्यूल। लेकिन मेनली हम फिलहाल डिस्कस करेंगे आपके इसी टाइप के एग्जांपल्स और भी। तो होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड की आपने डेफिनेशन देखी, अब हम देखते हैं कि फर्दर और क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और मेन खास ध्यान रखने की ये है कि ये जितने भी आपके कंपाउंड बनते हैं दे गेट डिकम्पोज्ड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द होस्ट कंपाउंड। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है होस्ट कंपाउंड का, उसी के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। सो दे आर नॉट द यूजफुल एज द डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी टाइप। तो होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं उस बेसिस के ऊपर कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि दे में बी द चैनल टाइप कॉम्प्लेक्सेस। आमतौर पे आप मैक्सिमम बुक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो चैनल टाइप जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हीं को हम सिंपल इंक्लूजन कंपाउंड्स ही कह देते हैं। जो चैनल टाइप कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम सिंपली इंक्लूजन कंपाउंड्स ही बोल देते हैं। वैसे ये इंक्लूजन कंपाउंड की टाइप ही है। तो ये कौन हुए आपके कंपाउंड? द कंपाउंड्स इन विच द जो गेस्ट मॉलिक्यूल है कहाँ पे फिट होगा? फिट इन द लॉन्ग टनल्स और द चैनल्स विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल्स बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप उन्हें कहेंगे चैनल टाइप कॉम्प्लेक्सेस। और मैंने अभी फिर बताया आपको, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपली इंक्लूजन कंपाउंड्स भी इनको बोल देते हैं। वैसे ये इंक्लूजन कंपाउंड की टाइप ही है। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल है जैसे यूरिया। तो यूरिया के अंदर जैसे मैंने अब आपको बताया ये फार्मूला होता है यूरिया का NH2CO NH2। देखो आपको दिख रहा है इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है आपका, जिसके अंदर कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है बोलो? स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऐसे ही H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि कंडीशन पूरी हो गई आपकी H बॉन्डिंग के लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो यूरिया मॉलिक्यूल्स के देखो बीच में H बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से आपने देखा देखो बीच में जो स्पेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे, देखो ये स्पेस क्रिएट हो गया। ऐसे ही डिफरेंट आपके यूरिया मॉलिक्यूल कनेक्ट होते चले जाएंगे एक सीरीज के अंदर, और इस टाइप की ये हेक्सागोनल लैटिस बन जाती है। तो बोलो यूरिया के अंदर क्या होती है? एक हेक्सागोनल लैटिस। देखो ये यहाँ पे जो ये लैटिस बन गई है, जिसके अंदर आपके आके बोलो कौन बैठ जाते हैं? यहाँ पे आके इनके अंदर बैठ जाएंगे आपके, इन खाली जगह पे आपके गेस्ट। इस टाइप से गेस्ट आके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो यूरिया के अंदर हेक्सागोनल लैटिस होती है और ये लॉन्ग चैनल्स बनते चले जाते हैं। ये तो हमने दो ही मॉलिक्यूल दिखाया आपस में, एंड सो ऑन। जितने भी अमोनिया NH2 के ऊपर जो H है वो राइट में भी है, लेफ्ट में भी, एंड सो ऑन। ये कनेक्ट होते चले जाएंगे और लॉन्ग चैनल्स बन जाएंगे। और जो लॉन्ग चैनल्स बनेंगे उसके अंदर फिर कौन आके फिट हो सकता है? जैसे ऑक्टेन, 2-क्लोरो ऑक्टेन, ये हमें क्रैम ही करना पड़ता है। 1-ब्रोमो ऑक्टेन कैन एक्ट एज द गेस्ट फॉर द यूरिया। ये यूरिया के लिए गेस्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल है लाइक 2-ब्रोमो ऑक्टेन, देखो ये 2-ब्रोमो ऑक्टेन, 2-मिथाइल हेप्टेन, 2-मिथाइल ऑक्टेन, दे डू नॉट एक्ट एज द गेस्ट फॉर द यूरिया, क्योंकि उनका सुटेबल साइज का हमने बताया वही गेस्ट मॉलिक्यूल आके फिट हो सकता है इन चैनल्स के अंदर जो बिल्कुल पर्टिकुलर फिक्स साइज का हो। जो एरिया है इसके बीच में, जो चैनल्स बने, चैनल का जो इंटरनल एरिया है उसी साइज के ही तो गेस्ट मॉलिक्यूल आके उसमें फिट होंगे। तो इट मीन्स ये पाया गया कि आपके ऑक्टेन, 2-क्लोरो ऑक्टेन, 1-ब्रोमो ऑक्टेन तो फिट हो जाते हैं, वो सुटेबल गेस्ट का काम कर जाते हैं। 2-ब्रोमो ऑक्टेन, मिथाइल हेप्टेन, 2-मिथाइल ऑक्टेन वो आपके सुटेबल गेस्ट का काम नहीं करती। इसकी एप्लीकेशन भी बन जाएगी। देखो जैसे आइसोमर था 1-ब्रोमो ऑक्टेन और दूसरा था 2-ब्रोमो ऑक्टेन, तो आपने देखा 1-ब्रोमो ऑक्टेन तो फिट हो गया, 2-ब्रोमो ऑक्टेन नहीं हुआ। मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है 1-ब्रोमो ऑक्टेन, 2-ब्रोमो ऑक्टेन का, हम उसको सेपरेट कैसे करें उस मिक्सचर को? तो हम इस टाइप से सेपरेट कर सकते हैं यूरिया की हेल्प से, मींस इंक्लूजन कंपाउंड बनाते हुए। तो जब हम यूरिया डालेंगे इन द मिक्सचर ऑफ 1-ब्रोमो और 2-ब्रोमो ऑक्टेन के अंदर, तो क्या होगा? जो यूरिया है उसकी लैटिस के अंदर कौन जाके फिट हो जाएगा? 1-ब्रोमो ऑक्टेन। तो सेपरेट हो गया, तो बच गया कौन? 2-ब्रोमो ऑक्टेन। तो इस मींस ये सेपरेशन टेक्निक में भी इसको यूज किया जा सकता है। अब आप देखें नीचे ये स्टार्च के बारे में, जैसे मैंने बताया था, जो स्टार्च होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोज जो पार्ट होता है उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये दिखा रखी है। अमाइलोज पार्ट की हेलिकल स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से ही बनती है। ये ग्लूकोज 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 ऐसे जुड़ के, ये कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में आप अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। तो उसके बाद बीच में जो ये चैनल्स बन गए, इसके अंदर ये किसको फिट हो सकता है? कौन इसमें? आयोडीन आराम से। और जब ये अमाइलोज और आयोडीन आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एकदम डीप ब्लू कलरेशन आ जाती है।
तो इस टाइप से क्या किस लिए आई वो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द डीप ब्लू कलरेशन ऑब्टेन्ड, तो आप आंसर लिखते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इन बिटवीन द स्टार्च एंड द आयोडीन। आयोडीन और स्टार्च के बीच में आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि दो अमाइलोज जो पार्ट है स्टार्च का, उसकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है जिस साइज की है, जो एग्जैक्ट साइज है उसके अंदर, उसी के अंदर आपके आयोडीन मॉलिक्यूल आके फिट हो सकते हैं। मींस द अमाइलोज part of the starch has the helical structure of exact size and polarity to accept the iodine molecule. So the starch molecule can give the deep blue coloration with the iodine by forming these inclusion complexes. That is the starch iodine complex. Next हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, they are useful in the separation of these certain isomers, otherwise they are very difficult to separate. उनको हम बड़ी मुश्किल होती है उनको सेपरेट करने में। जैसे हमने देखा कि जो ऑक्टेन है उसको हम कैसे सेपरेट करें। ऑक्टेन के आइसोमर्स अगर आप बनाना चाहे तो क्या क्या बन सकते हैं, 2 मिथाइल हेप्टेन भी हो सकता है, बिकॉज द ऑक्टेन कैन फॉर्म द इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स विद द यूरिया। लेकिन जो इसका आइसोमर है 2 मिथाइल हेप्टेन वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। तो मीन्स अगर आपका जो यूरिया है उसके द्वारा हम 2 आइसोमर हैं आपके 8 कार्बन वाले, 8 कार्बन मीन्स C8H18 है दोनों का मोलिकुलर फार्मूला। अगर आप देखेंगे एन ऑक्टेन का भी देखो 8 है, तो मोलिकुलर फार्मूला बोलो क्या बना, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, और फार्मूला CnH2n+2 के बेसिस पे C8H18 हो गया। तो दोनों का यही है, ये इसका आइसोमर ही है। तो इनको कैसे करें सेपरेट, तो इसी टाइप से जैसे मैंने बताया इसकी एप्लीकेशन बन जाती है। एन ऑक्टेन तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और आपके इस जो ये बीच में ये चैनल बना, देखो ये खाली जगह जो बनी, इसके अंदर जाके ये जो गेस्ट है आपका कौन है बोलो, गेस्ट यहाँ पे एन ऑक्टेन, ये तो इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा क्योंकि इसका सुटेबल साइज है। जबकि आपके 2 मिथाइल हेप्टेन इसमें फिट नहीं होगा क्योंकि उसका साइज सुटेबल नहीं है जो इसके अंदर फिट हो पाए। सिमिलरली आपके दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, 2 क्लोरो ऑक्टेन और 2 ब्रोमो ऑक्टेन को कैसे सेपरेट करें। 2 क्लोरो जो आपका ऑक्टेन है वो तो आराम से देखो गेस्ट का काम कर जाएगा, वो तो देखो इसके अंदर फिट हो जाएगा यहाँ पे जाके और आपके कॉम्प्लेक्स बना देगा। लेकिन 2 ब्रोमो ऑक्टेन आराम से कॉम्प्लेक्स से नहीं बना सकता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन बन जाती है, सेपरेशन ऑफ द आइसोमर्स। जो आपके रेसमिक मिक्सचर होते हैं डी फॉर्म एल फॉर्म, उनको भी आराम से सेपरेट किया जा सकता है कि आउट ऑफ दीज 2 डी और एल फॉर्म, वन ऑफ देम विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, विल फॉर्म द बोलो क्या कॉम्प्लेक्स, वो आराम से इन चैनल के अंदर फिट हो जाएगा जाके, और उनको हम आराम से फिर सेपरेट कर सकते हैं। और फिर जो आपके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा दूसरा नहीं बनाएगा, फिर उनको फर्दर क्या करेंगे, विच कैन फर्दर बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, उनको फिर हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा अलग कर देंगे। तो ये थी एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेथरेट्स। जो भी हमने बताया कि जब आपके जो होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में मिल के जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद बीच में चैनल्स भी बन सकते हैं और बीच में केजेस भी बन सकते हैं। अगर चैनल बने तो अभी हमने पीछे उसके बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर केजेस बन जाए तो उन्हें क्या कहें। अगर केजेस बन जाते तो अपने कहते हैं क्लेथरेट्स। So the compound in which the guest molecule fit in the cages available in the crystal lattice, जो ये बीच में देखो ये केजेस जो बन गई है यहाँ पे, अगर इन केजेस के अंदर कौन आके बोलो यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाए कोई गेस्ट मोलिक्यूल। ठीक हो गया, ये लैटिस है आपके होस्ट मोलिक्यूल की। तो फिर जो कंपाउंड बनते हैं आप उन्हें क्या कह देंगे, उन्हें क्लेथरेट्स कह देंगे। तो क्लेथरेट का मतलब होता है इनक्लोज्ड, इसके अंदर इनक्लोज्ड कर लेना। अब जैसे हमने आपके सामने देखा ये क्यूनोल, देखो क्यूनोल की स्ट्रक्चर आपके सामने, ये इस टाइप से अरेंज कर लेते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल आपने देखा कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। देखो ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई, और बीच में आके जो खाली जो हेक्सागोनल आपकी लैटिस बन गई है उसके अंदर कौन आके फिट हो जाएगा, बोलो गेस्ट मॉलिक्यूल। लेकिन क्या होता है कि जितने भी अभी आपने देखा बीच में जो ये खाली स्पेस बना है, जो केजेस बनी है, ये तो हमने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल दिखाए एंड सो ऑन। ये आपके 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर ऐसे आपके बहुत सारे केजेस बन जाएंगे। आपके जो केजेस हैं वो सारे आपके वैकेंट नहीं होते हैं, वो पार्शियली वैकेंट होते हैं। तो अनलाइक द चैनल टाइप कॉम्प्लेक्सेस, आपके जो क्रिस्टल लैटिस होता है क्लेथरेट्स का, वो पार्शियली वैकेंट होता है। वो क्या होता है बोलो, पार्शियली वैकेंट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। तो जो इंपॉर्टेंट क्लेथरेट कंपाउंड कौन होते हैं, उनके एग्जाम्पल जैसे क्यूनोल, वो तो आपने अभी देख ही लिया। ऐसे ही वाटर भी हो सकता है, आपके सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, हमने जिक्र किया था आपके सामने।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पहले क्यूनोल क्लेथरेट्स, जिसके बारे में अभी हमने देखा। देखो क्यूनोल के मोलिक्यूल, इनके बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और उसके बाद बीच में जो केजेस बनते हैं उसमें गेस्ट मोलिक्यूल आके क्या हो जाते हैं, फिट। लेकिन अब मेन कंडीशन ये आ जाती है जो अब हमें ध्यान रखने की है, वो क्या, द कंपाउंड्स इन द गेस्ट मोलिक्यूल अंडर ए प्रेशर ऑफ 10 to 40 एटमॉस्फेयर, 10 से 40 एटीएम का हम प्रेशर लगाते हैं ताकि जो आपके गेस्ट मोलिक्यूल आए वो आराम से इसके अंदर फिट हो जाए केजेस के अंदर। We apply the pressure of 10 to 14 atmosphere to fit these guest molecule in the cages of, और ये cages की cavity क्या है, these cavity are of 4 angstrom diameter within the crystal lattice। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हुई इनके बीच में तब ये जाके आपके केजेस बन जाते हैं। तो ये क्यूनोल के क्लेथरेट्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी जाके आपके गेस्ट मोलिक्यूल इसमें आके फिट हो जाते हैं। उसके बाद जो टिपिकल गेस्ट कौन है, कौन आके इसमें फिट हो सकता है, कौन कौन से गेस्ट। जो टिपिकल गेस्ट है क्यूनोल हाइड्रेट्स के लिए वो आपके मिथेनॉल है, इथेनॉल नहीं है। देखो बात वही आ जाती है सुटेबल साइज की। SO2, CO2, H2S, CH3CN, नोबल गैसेस, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये इसमें आके फिट हो सकते हैं आराम से। लेकिन जो छोटे साइज के आपके ग्रुप 18 एलिमेंट है जैसे हीलियम, नियोन, वो आपके इसके अंदर आके आराम से फिट नहीं हो सकते क्योंकि उनका ज्यादा छोटा साइज हो गया, वो लूज रहेंगे। मींस फिट होने का मतलब होता है एग्जैक्ट उसी साइज का होना, ना उससे बड़ा होना ना उससे छोटा होना। उससे बड़े साइज का है तो भी वो लैटिस के अंदर फिट नहीं होगा अच्छे से, और छोटे साइज का है तो भी आराम से फिट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो क्लेथरेट्स होते हैं दे आर काफी स्टेबल होते हैं, सो दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज गैसेस, नोबल गैसेस, फॉर मेनी ईयर्स। जो ये आपके नोबल गैसेस हैं उनको मान लीजिए आपको प्रिजर्व करके रखना है तो कैसे रखें, तो आप इन क्यूनोल क्लेथरेट्स की हेल्प से इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो गैसेस उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी उनके केसेस के अंदर, और फिर जब कभी हमें जरूरत होगी तो हम उसको निकाल भी सकते, यूज कर सकते फिर उन गैसेस को। तो प्रिजर्वेशन के लिए इनको यूज किया जा सकता है। लेकिन जो नोबल गैसेस है, अगर हम जैसे मैंने बताया कि जब हमें जरूरत पड़ी तो उसको निकालेंगे कैसे, आप हीट कर दें। हीट करने से क्या होगा, आपकी जो गैसेस है वो बाहर आ जाएंगी, जो प्रिजर्व हमने करके रखा था, जब कभी जरूरत पड़ी तो उसको हम यूज कर सकते हैं दोबारा से। But the entrapped noble gases get escape out on heating or simply by addition of the water or any other solvent। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, due to the cleavage of these hydrogen bonded crystal lattice, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन की लैटिस ही टूट जाएगी, और लैटिस टूट जाएगी तो बीच में आपकी केजेस नहीं बचेंगी। केजेस नहीं बचेंगी तो आपका जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो आपका फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर क्लेथरेट्स। जैसे आपने पढ़ा है कि जो वाटर मोलिक्यूल है 4 वाटर मोलिक्यूल से सराउंडेड रहता है चारों तरफ आमतौर पे, लेकिन हम उनको अलग अलग कंडीशंस के अंदर डिफरेंट मोलिक्यूल्स के द्वारा भी सराउंडेड करवा सकते हैं। तो जो लैटिस होती है आमतौर पे हमने अब आपको बताया 1 वाटर मोलिक्यूल इज सराउंडेड बाय द 4 वाटर मोलिक्यूल, 4 के द्वारा ही सराउंडेड रहता है। फिर जब हम हाई प्रेशर लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो बड़ी आराम से उसके अंदर आके फिट हो जाएंगे। जैसे आपके एल्केन्स हो गए, एल्केन में कौन, जैसे मीथेन है उसका साइज सूटेबल है तो आराम से इसके अंदर आके फिट हो सकता है। सो टिपिकल गेस्ट कौन होंगे वाटर क्लेथरेट्स के लिए, जैसे Cl2, प्रोपेन, मिथाइल आयोडाइड एंड नोबल गैसेस, आपकी आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जैसे कि अभी आपने क्यूनोल के अंदर भी देखा था। सो दे आर द क्लेथरेट्स कंपाउंड बट दे आर मोर कॉमनली कॉल्ड एज नोबल गैस हाइड्रेट्स। इनको हम आमतौर पे नोबल गैस हाइड्रेट के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि इनके अंदर हम नोबल जो गैसेस हैं उनके लिए इसको आमतौर पे यूज करते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए इनको यूज कर लेते हैं कि इसके अंदर आके फिट हो गए और लॉन्ग टर्म के लिए हमने उनको प्रिजर्व कर लिया। उसके बाद दे आर नॉर्मली केप्ट एट लो टेम्परेचर ताकि इनका डिकम्पोजिशन ना हो, इनकी प्रिजर्वेशन प्रॉपरली हो पाए। उसी टाइप से जैसे क्यूनोल में आपने देखा था हीलियम और जो नियोन है ये आपके क्लेथरेट्स कंपाउंड नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनका साइज ज्यादा छोटा है, और इसलिए इनको हम सेपरेशन टेक्निक में भी यूज कर सकते हैं। क्या कोई मिक्सचर है ग्रुप 18 का तो उसमें हीलियम नियोन अलग हो जाएंगे क्योंकि वो तो क्लेथरेट्स नहीं बनाएंगे, और जबकि आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन आपके क्लेथरेट्स बना देंगे। कुछ और क्लेथरेट्स भी हो सकते हैं जैसे हमने आपको जिक्र किया था वो NaCl, दूसरे एल्कली मेटल हाइलाइड्स हैं, वो भी आपके इस टाइप की लैटिस बना लेते हैं कि उनके बीच में केजेस बन जाती हैं और जिसके अंदर कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके आके फिट हो सकते हैं लाइक बेंजीन, नेप्थलीन एंड सो ऑन।
जैसे स्ट्रक्चर हमने दिखाई NaCl की, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके जो कॉर्नर होते हैं और जो सेंटर ऑफ द फेसेस होते हैं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखा रखे हैं, ग्रीन कलर से और दूसरे ग्रीन नहीं है। ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं कि वन टाइप ऑफ आयंस आर, बोलो कौन है, Na पॉजिटिव, अदर वन इज Cl नेगेटिव। तो लैटिस है और इसके बीच में देखो बीच में गैप बन जाते हैं जो आपके केजेस का काम करते हैं, तो उसके अंदर भी आके आपके गेस्ट मॉलिक्यूल फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके यूजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है नोबल गैसेस के ऊपर ही, कि उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मीन्स दे आर यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ द स्मॉल साइज हीलियम एंड नियॉन फ्रॉम द smaller slightly larger size argon, krypton and xenon, because the argon, krypton and xenon can easily fit in the cases formed in the lattice of the water clathrates or in the cases of the quinol clathrates। उनके अंदर जाके ये फिट हो जाते हैं। हीलियम नियॉन फिट नहीं होते हैं, वो क्लेथरेट्स नहीं बनाते, इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर से। जो क्लेथरेट्स होते हैं ये बड़ा कन्वीनियंट मेथड है टू स्टोर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक क्रिप्टॉन, जीनोन। इनके रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वैसे तो हम कहीं पे उनको रख नहीं सकते, तो अच्छे से उनको हम कैसे प्रिजर्व करें, कैसे स्टोर करें, तो क्लेथरेट्स की फॉर्म में हम उनको स्टोर कर लेते हैं ताकि उनका रेडियो एक्टिविटी का जो असर है, क्योंकि केजेस के अंदर जब फिट रहेंगे तो उनका असर कम रहेगा, अच्छे से हम उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ये जो दोनों टाइप के ही हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स देखे, चैनल टाइप के जिसको सिंपली हम इंक्लूजन ही बोल रहे थे, वैसे इंक्लूजन की टाइप थी मैंने पहले ही बताया। और जो क्लेथरेट्स हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं कि इनको ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के जो होस्ट मॉलिक्यूल उसी के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सो दे आर नॉट यूजफुल एज द डेरिवेटिव्स फर्दर। लेकिन एक बात तो है इनके अंदर, वो क्या कि चाहे आपके चैनल्स बने हो चाहे केजेस बने हो, इसके अंदर जो आके फिट होंगे आपके गेस्ट मॉलिक्यूल वो वही होंगे जिनका प्रॉपर साइज हो, प्रॉपर शेप हो, तभी वो आपके होस्ट मॉलिक्यूल के क्रिस्टल लैटिस के अंदर आके फिट हो सकते हैं। तो ये थे यूजेस आपके क्लेथरेट्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। मोनो का मतलब जैसे एक ही हो, मान लीजिए एक होस्ट है उसके अंदर एक ही गेस्ट मॉलिक्यूल आके फिट हो जाए तो उसे कहते हैं मोनोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। सो द कंपाउंड्स इन विच द guest molecule fit in the space available within the crystal lattice of the single host molecule by forming the van der Waals force of attraction called the monomolecular complexes। आमतौर पे जो होते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स होते हैं, उनको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन कोई और नहीं, वो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से ही बनते हैं। जैसे आपको दिख रहा है डिफरेंट जो होवर्थ जो फार्मूला होता है हमारा, होवर्थ फार्मूला मींस जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में आपकी एग्जिस्ट कर सकता है। आप पढ़ते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में जब आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और आपके रिंग फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम आइडिया जरूर दे देते हैं कि देखो जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर देखो क्या होता है। मान लीजिए आपके हम ये दिखा दें 6, मैंने मान लीजिए 4 5 और ये 6 दिखा दिए। पहला जो कार्बन होता है उसके ऊपर लगा होता है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, देखो H इस टाइप से। फिर और सभी के ऊपर लगे होते हैं, सेकंड कार्बन पे OH राइट में और इसमें लेफ्ट में, और सभी जगह पे आपके राइट में होता है। ये हम ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहे हैं आपके ग्लूकोज की। और बची हुई पोजीशन आप किससे कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे बोलो H से, इस टाइप से अपने बैलेंसी पूरी कर दी। ठीक है, ये तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये आपका कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 जो होता है, 5 के ऊपर देखो जो ये O था, O के ऊपर देखो जो H लगा होता है। देखो हम थोड़ी ओपन फॉर्म में दिखाएं। ऑक्सीजन के ऊपर देखो जो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और अपने लोन पेयर डोनेट करता है इस कार्बन ग्रुप वाले कार्बन पे रिंग फॉर्म के अंदर। कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को देखो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। इस रिंग स्ट्रक्चर जो है ये हेक्सागन की फॉर्म में होती है। आप बड़े ध्यान से देखिए हर जगह के ऊपर देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखो ये सारी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे जो बनी हुई है ये सारी हेक्सागन है। चेयर फॉर्म की फॉर्म के अंदर, चेयर फॉर्म आपने पढ़ा था ना, चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन में होती है, तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो ये देखो 1 कार्बन 2 3 4 5 तो कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है इस रिंग के अंदर। देखो एक हमने देखो ये O दिखा रखा है, हो गया क्लियर यहाँ पे। तो ये आपकी जो रिंग स्ट्रक्चर बनती है, आपकी जो ग्लूकोज है वो दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ए साइक्लिक फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म। और आमतौर पे साइक्लिक फॉर्म ही होती है जो वो इस टाइप से कनेक्ट हो जाती है। तो आपके डिफरेंट देखो जो ग्लूकोज यूनिट है आपके ये जुड़ गए, देखो ग्लूकोज, ये नेक्स्ट भी ग्लूकोज यूनिट, ये भी ग्लूकोज यूनिट, ये भी आपकी ग्लूकोज यूनिट, जो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट है क्योंकि इनके अंदर OH ग्रुप लगे हुए थे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट कंबाइन टू फॉर्म दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दे गिव्स द, देखो इस टाइप से आपके बीच में खाली स्पेस आ गया जिसके अंदर आपके गेस्ट मॉलिक्यूल आके बैठ सकता है।
लेकिन एक चीज जो हमें थोड़ी बहुत, मैंने बताया ना, थोड़ा हमें क्रैम करना पड़ता है वो तो एग्जैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट देखो जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने दिखाया ये साइक्लोडेक्सट्रीन बन गया। जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट के अंदर तो आपके OH रहते हैं, तो वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो इनर पार्ट होता है वहां पे OH ग्रुप अपने आप को इंसर्ट नहीं करते हैं, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, अपने आप रीअरेंज करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो अंदर जो इनर पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो अंदर जो स्पेस बन गया है इसके अंदर वो हाइड्रोफोबिक है इंटीरियर, और जो आउटर पार्ट है, जो सरफेस है, वो आपका हाइड्रोफिलिक रहता है इन साइक्लोडेक्सट्रीन्स के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो क्यों आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हमने बताया। और ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ही क्यों होती है? क्योंकि मोस्ट स्टेबल होती है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस के ऊपर भी आपने पढ़ा था। तो देखो दो इंपॉर्टेंट होस्ट जो है मोनोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस के, मैंने अभी बताया साइक्लोडेक्सट्रीन्स होते हैं, जैसे अभी आपको बता दिया गया। और साइक्लोडेक्सट्रीन है क्या? इसके अंदर ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग बन जाता है बाय ज्वाइनिंग द डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट। और जो डिफरेंट ग्लूकोज होते हैं, जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस वक्त मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बोनिल नहीं रहता। जब पीछे से ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक कर रही थी तो वो C डबल बॉन्ड और टूट गया था, वो C सिंगल बॉन्ड O के ऊपर H लग जाएगा वहां पे, तो CH बन जाता है वो भी। तो इस टाइप से अगर वो OH ग्रुप जो नंबर 1 पोजीशन पे था राइट में था तो अल्फा ग्लूकोज बन जाता है, वही OH अगर लेफ्ट में हम शो कर देते तो वो बीटा ग्लूकोज आपका बन जाता। तो वो क्या बन जाता आपके अल्फा और बीटा। देखो जो अभी अभी हम देखो आपको बताया था यहाँ पे कि जो पहली पोजीशन है उसके ऊपर देखो C डबल बॉन्ड O जो लगा हुआ था, जो हमने उसको अटैक करवाया था, देखो इस टाइप से 1 2 3 4 5 और देखो 6 5 के ऊपर देखो जो OH था यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करके, और जो कार्बोनिल ग्रुप था जो हमने लोन पेयर से देखो इसके ऊपर ये अटैक यहाँ पे करवाया, ये स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था, ये स्लाइट बोलो क्या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन देखो इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, ये जो फर्स्ट कार्बन है हमारा, इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड O है वो डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, ये जो डबल बॉन्ड तो देखो टूट गया, तो नेक्स्ट हमारा अब क्या बनने वाला है, जो हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से देखो हो जाएगी 1 2 3 4 ये 5, और ये देखो अगर मैं 6 दिखाऊं ये एक O रह जाएगा अकेला, और ये बन गई हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जो OH है सिंगल बॉन्ड O, इस O के पास क्या आ गया यहाँ पे, देखो ये आ गया H, O के पास क्या आ गया बोलो, H लग गया, देखो ये वाला H जो यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हुआ था, तो सिंगल बॉन्ड OH हो गया, तो ये तो SH है ही। अब ये OH कहाँ पे प्रेजेंट है इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, बची हुई चीजें देखो वही है, ये यहाँ पे जो अभी हमने शो नहीं की, देखो यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH एंड सो ऑन, देखो वो हम पहले आपको बता चुके हैं। अगर राइट साइड में OH है तो आप इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, बोलो कौन होगा ये, अल्फा ग्लूकोज। अगर साइक्लाइजेशन के दौरान ये OH अगर आपके चला जाए दूसरी साइड में, देखो इस टाइप से इधर OH आ जाए, देखो साइक्लाइजेशन के दौरान ऐसे, देखो इसी स्ट्रक्चर, तो अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए इधर, तो ये आपका बीटा ग्लूकोज बन जाएगा, बोलो क्या बन जाता है, बोलो बीटा ग्लूकोज। इट मीन साइक्लिक फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो ग्लूकोज है साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ग्लूकोज और द बीटा ग्लूकोज। तो आपके अल्फा ग्लूकोज कौन, जब साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपके OH किधर दिखाई दे, बोलो राइट साइड में, तो अल्फा, लेफ्ट साइड में दिखाई दे तो बीटा। यहाँ पे जो साइक्लोडेक्सट्रीन बने हैं, यहाँ पे जो आपकी ग्लूकोज यूनिट यूज हुई है, इसलिए हमने लिखा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब एक जो ग्लूकोज है उसका आपका जो यूज होगा, जो ग्लूकोज, वो कौन से यूज होंगे आपस में, देखो ये कनेक्ट जो हो रहे हैं, देखो ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये सारे अल्फा ग्लूकोज हैं, आप ध्यान रखें, बीटा ग्लूकोज नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया? और जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो हम बना देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये है नंबर 1, देखो यहाँ पे ये नंबर 1 दिख रहा है आपको, और इसके जो दूसरी यूनिट है उसका जो ये OH जो यहाँ पे यूज होता है, देखो ये 1 है, दूसरे एंड के ऊपर देखो यहाँ पे 4 होता है, ये आपका 4 होता है, ठीक हो गया ना। 1 एंड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, फिर 6, जब चेयर फॉर्म में होता है, होवर्थ फार्मूला की फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, तो 1 के नजदीक बोलो कौन पहुंचेगा, दूसरे का 4 वाला OH एंड सो ऑन। तो जिनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब ऐसा बॉन्ड होता है जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होना होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बना, एक ग्लूकोज और दूसरी ग्लूकोज के बीच के जो हर ग्लूकोज के ऊपर जो OH होते हैं, OH के बीच में से क्या लॉस होना होता है, वाटर। तो वाटर कैसे लॉस हो, एक ग्लूकोज का तो देखो C1 वाले के ऊपर जो OH था, और दूसरा एंड बोलो कौन है, वो C4 वाला जो OH था, उनके बीच से ही वाटर लॉस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से ये आप ध्यान रख लेना। अब आपको थोड़ा समझा भी दिया है कि यहाँ पे अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज यूज हुआ। 1,4 क्यों लिखा, 2 ही एंड होते हैं,
एक 1 एंड एक 4 एंड साइक्लिक फॉर्म के अंदर, तो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट आपस में एक दूसरे को अप्रोच करती है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल जो लॉस होना होता है वो C1 वाले OH और C4 वाले OH, C1OH एक ग्लूकोज का और C4OH दूसरे ग्लूकोज का नजदीक आता है, उन्हीं के बीच से वाटर लॉस होता है, और ऐसे बनने वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कंपटीशन में काफी बार पूछा जाता है कि बताएं ग्लूकोज डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप टिक करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर, तो इस टाइप से आप ध्यान रख लेते हैं। क्लियर हो गया? तो उसके बाद अभी हमने बताया कि जो डिफरेंट आपके जो ये साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो मॉलिक्यूल है, तो इसमें डिफरेंट जो शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर हमने लिख रखा है, देखो यहाँ पे शुगर भी कौन है बोलो, यहाँ पे अभी आप ऊपर आपको सिखाई दिया, वो कोई और नहीं कार्बोहाइड्रेट कोई, क्योंकि जो विच आर स्वीट इन टेस्ट उन्हें शुगर कहते हैं, आमतौर पे शुगर वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन है कौन ये अल्फा ग्लूकोस यूनिट। तो ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक ऐसी स्ट्रक्चर हमें मिलती है यहाँ पे जिसके अंदर जो आउटर जो सरफेस है वो तो आपका हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि उधर OH ग्रुप होते हैं, और जो इनर कोर होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होने की, इसका फायदा है क्योंकि उससे होगा क्या, देखो अब हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें, 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। आपके अल्फा बीटा और जो गामा 3 तरह के होते हैं, जिसके अंदर 6 मॉलिक्यूल देखो आपके हो जाए। देखो अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई इसके अंदर आप ध्यान से देखें 6 आपकी यूनिट ही है ग्लूकोज की जो मैंने जोड़ते हुए। तो आमतौर पर जो यूज करते हैं आपके डेक्सटीन वो अल्फा साइक्लोडेक्सटीन यूज करते हैं, जिसमें 6 ग्लूकोज यूनिट आप ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दे और बीच में आपके ये आपकी केजीज बन जाती हैं। बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन जिसमें 7 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, और 8 ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हुए आपस में, तो उन्हें क्या कहते हैं आपके गामा साइक्लोडेक्सट्रिन। तो आमतौर पे जो यूज होती है वो कौन सी होती है, मोस्टली आपकी अल्फा साइक्लोडेक्सट्रिन। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैंने बता दिया कि इनकी इंपॉर्टेंस यही थी कि जो इनर पार्ट होता है, देखो ये ड्रग मॉलिक्यूल हमने दिखा रखे हैं, देखो जो ग्रीन ग्रीन कलर के आ रहे हैं, वो आमतौर पे आपकी जो ड्रग्स हम यूज करते हैं वो कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोफोबिक होती है, आपने पढ़ रखा लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्शन करता है। तो देखो जो साइक्लोडेक्सटिन है उसके इनर पार्ट के अंदर बोलो कौन आके बैठ गया, ये आपके, क्योंकि आउटर पार्ट है आपका, आपके डायरेक्ट हम कोई चीज ऐसी ले लेते ड्रग, वो तो हमारी बॉडी में जाएगी तो वो वाटर सोल्यूबल नहीं होगी, क्योंकि हम वाटर के साथ जब उसको लेते हैं तो हम क्या करें, हम एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ उसको लेते हैं, जैसे अभी हमने बताया गया साइक्लोडेक्सटिन। साइक्लोडेक्सटिन का जो इनर कोर है उसके अंदर वो ड्रग मॉलिक्यूल हम फिट करवा देते हैं, क्योंकि उसका जो नेचर था मान लीजिए उसका हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है अंदर साइक्लोडेक्सटिन का, उसके अंदर आके बोलो ये क्या हो गए, फिट हो जाते हैं सुटेबल साइज के गेस्ट। तो जो सुटेबल साइज के जो गेस्ट मॉलिक्यूल हैं दे गेट फिट in the space available within the crystal lattice of these guest means the cyclodextrin molecule, and thus overall complex formed and that is the water soluble। क्योंकि जो बाहर है आउटर जो सरफेस है साइक्लोडेक्सट्रिन का, वहां पे तो OH है, वो तो वाटर सोल्यूबल है ही, तो इस टाइप से हम भेज देते हैं फिर इसको इन द फॉर्म ऑफ द बुलेट। हम जब भेजते हैं तो ये जो साइक्लोडेक्सट्रिन है ये वहीं पे जाके अटैक करता है जहां पे इनकी जरूरत होती है, तो हेंस दीज एक्ट एज द बुलेट, ये बुलेट का काम भी करते हैं। हमने लिया जहां पे जरूरत है, देखो वो अपने आप ऑटोमेटिकली थ्रू ब्लड स्ट्रीम वो चीज वहां पे ही पहुंचनी होती है, वही पार्ट उसको एब्जॉर्ब करता है जिस पार्ट को उस चीज की जरूरत है, जब वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ब्लड हमारा घूमता है। तो hence these complexes used in the delivery of the hydrophobic molecule to the target site तक फिर हम उसको पहुंचा देते हैं। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो कैसे बनता है, ये किसी भी रेशियो में बन सकता है, आमतौर पे 1:1 रेशियो में बनता है, जैसे हमने दिखाया आपके ये साइक्लोडेक्सट्रिन है, देखो CD हमने लिख दिया साइक्लोडेक्सट्रिन, इसके अंदर जो देखो ड्रग आई 1:1 रेशियो में, बीच का देखो जो इनर कोर है, देखो ये कौन था बोलो, जहाँ पे ये जाके आपका जो गेस्ट है जो ये जाके बैठ गया बोलो किसके अंदर बैठा है, ये इनर पार्ट के अंदर, ये इनर कोर है, इस इनर कोर के अंदर, क्योंकि जो इनर कोर है जैसे आपको भी बताया गया था पहले वो हाइड्रोफोबिक होती है, इनर कोर बोलो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो आपके जो गेस्ट मॉलिक्यूल है उसका नेचर भी कैसा है बोलो, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है तो आराम से वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। और जो आउटर सरफेस है इसका, देखो आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस है ये आउटर सरफेस ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए जब इसके अंदर आपके गेस्ट मॉलिक्यूल आके फिट हो जाता है, उसके बाद मान लीजिए ड्रग है गेस्ट मॉलिक्यूल तो उसमें फिट हो गई, फिर हम इसको साइक्लोडेक्सटिन को अपने माउथ के अंदर लेते हैं और फिर उसके बाद हम विद वाटर हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी के अंदर, फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो टारगेट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये 1:1 रेशियो होती है, आमतौर पे 1:2 भी हो सकती है, जैसे दूसरे डायग्राम में दिखा रखा है कि 1:2, वो डिपेंड करता है कि आपके इनके शेप और साइज के ऊपर, ड्रग मॉलिक्यूल का साइज कैसा है,
उसके बेसिस के ऊपर ही वो 1:1 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या 1:2 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और उसके बाद जैसे आगे लिख रखा हमने, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, CRDDS इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि फिर ये इसको लेके चल पड़ता है। आपका ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चला, जैसे हमने गाड़ी दिखा रखी है, गाड़ी का मतलब वो हमने अपने इंगल्फ किया, हमारी बॉडी के अंदर गया, ब्लड के अंदर चला गया, फिर ब्लड के थ्रू वो मूव कर गया और टारगेट साइट के ऊपर पहुंच जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आपको सारी बता ही चुके हैं कि जो आपके जैसे हमने दिखाया कि जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन है वो ड्रग मोलिक्यूल ये बीच में हमने दिखा दिए, टारगेटिंग लिगेंड्स होंगे वहां तक पहुंचेंगे, तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बना। और फिर ये देखो एक मैजिक बुलेट बन गई, क्या बन गई? मैजिक बुलेट। और ये वहीं पे जाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके आपकी, मान लीजिए 2 टाइप की सेल है बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल सेल, एक कैंसर सेल है, तो ये मान लीजिए कैंसर जो सेल है उनके ऊपर जाके ये अटैक कर देंगे और इस टाइप से कैंसर सेल को ही जाके ये डिस्ट्रॉय करेगी वो हमारी ड्रग। आपके दूसरे जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं उनको ये इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, नहीं तो हमारी जो नॉर्मल सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे अभी हमने बताया कि जो मान लीजिए ट्यूमर हो गया बॉडी के अंदर, तो ये पाया गया कि जो लो कंसंट्रेशन होती है NO की, वो तो ट्यूमर को प्रोमोट करती है, उसको बढ़ाती है उसकी कंसंट्रेशन को। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन NO की हो जाए तो उससे जो जो पोटेंट है, जो नुकसानदायक जो ट्यूमर बन चुके हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम पर्टिकुलर कैसे भेजे NO को वहां पे? तो इसी तरीके से जो हमने बताया आपके साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स के थ्रू हम भेज देते हैं। तो मीन्स ये ड्रग डिलीवरी का काम करते हैं। तो वहां पे जाके NO जाएगी टारगेट साइट के ऊपर और वहां पे जाके वो क्या कर देगी, जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ को प्रमोट नहीं होने देगी। तो मीन्स एक्सेसिव NO रिलीज causes the disruption of the blood brain barrier typically in neurodegenerative disease like meningitis। उसके अंदर जो ये दिक्कत आ जाती है तो वहां पे जाके हम NO को की रिलीज करवाते हैं वहां पे प्रॉपरली टारगेट साइट के ऊपर आपके साइक्लोडेक्स्ट्रीन के द्वारा। ये तो करवाते हैं, प्लस हमने दूसरी चीज आपको बता दी, इन एडिशन टू द NO रिलीज साइक्लोडेक्स्ट्रीन एक्ट एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी हमने बताया था वाया कॉम्प्लेक्सेशन, वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इसलिए इनका ये ड्यूअल इफेक्ट कहलाता है। तो ये थी इनकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे अगले टाइप के कंपाउंड्स जिन्हें कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं? ये वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक तो आपका डोनर होना चाहिए, जैसे हमने मेसिटिलीन दिखा दिया, क्योंकि इसके अंदर जो आपके CH3 ग्रुप जो लगे हुए हैं, इन CH3 ग्रुप के ऊपर बोलो कैसा इफेक्ट है इनका? इनका +R इफेक्ट है। तो +R इफेक्ट होने की वजह से जो ये आपका ये रिंग है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी? आपकी एक्सेस में इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके ये जो डोनर इसलिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है। क्या हो गई? हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो फर्दर इंक्रीज हो गई है आपके +R इफेक्ट CH3 ग्रुप के द्वारा। दूसरा हमने ले लिया जैसे पिक्रिक एसिड, इसके अंदर आपके NO2 ग्रुप लगे हुए हैं जिनका -R इफेक्ट है। इन -R इफेक्ट वाले NO2 ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो क्या कर दिया है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। तो जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर से बोलो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी थी वो बोलो क्या हो चुकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है डिक्रीज। तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये एक्सेप्टर का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा बोलो? ये एक्सेप्टर का। और जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई वो किस चीज का काम करेगा बोलो? डोनर का। अब ये जो डोनर है एक्सेप्टर को क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी थी उसको देखो डोनेट करेगा ही, जैसे हमने डोनेट करते हुए दिखाया। और फिर इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं उसे कहते हैं EDA कॉम्प्लेक्स। बोलो उसको क्या कह देते हैं? EDA कॉम्प्लेक्स हम कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हुआ है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ और ये कॉम्प्लेक्स आपके बन गए। सो द मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डोनर मोलिक्यूल टू द एक्सेप्टर मोलिक्यूल्स थ्रू स्पेस when we mix both of them generally in 1:1 ratio are called the charge transfer complexes। उन्हें हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस कह देते हैं। इन्हें EDA कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन बनी है ये क्या है कि वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वीक कोलम्बिक फोर्सेस ही है ये इनके बीच में जो बनी है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल कब होगा। वो तो अभी हमने आपको बता ही दिया था, कॉम्प्लेक्स ये तभी होगा स्टेबल जब क्या हो, आपके पास जो डोनर मोलिक्यूल है उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। जैसे यहाँ पे तो प्लस आपके R इफेक्ट और +I इफेक्ट
जो है CH3 का, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए आपके डोनर मॉलिक्यूल के ऊपर, बोलो किसके ऊपर, आपके डोनर के ऊपर आपके होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके ऊपर होने चाहिए, आपके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर होने चाहिए। एक्सेप्टर के ऊपर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पे ये NO2 ग्रुप जैसे अभी आपको बताया था, ये लगे हुए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो ये गुड एक्सेप्टर बन जाएगा आराम से। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर पाएगा, बोलो एक्सेप्ट। और ये गुड आपका एक्सेप्टर ये डोनर होगा, क्योंकि +I और +R इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की तरफ बोलो क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये गुड डोनर बन जाएगा। तो गुड डोनर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें उसकी सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, तो वो ज्यादा बेटर काम करेगा। तो ये आपके एग्जांपल हमने दिखा रखे कि इस तरह से पिक्रिक एसिड एक गुड एक्सेप्टर है और मिस्टिलीन एक गुड डोनर है। तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स आपको बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर के ऊपर क्यों है ज्यादा, +I इफेक्ट ऑफ 3CH3 ग्रुप्स, 3CH3 ग्रुप +I और प्लस आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर इसका +R इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पिक्रिक एसिड की क्यों हो गई बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि इसका -I इफेक्ट भी NO2 का और -R भी है, तो जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बोलो, डिक्रीज हो गई है। तो इस टाइप से आपने देखा इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो बेंजीन है वो गुड डोनर का काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर +I इफेक्ट वाले +R इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, इसलिए गुड डोनर का काम नहीं करता है। इसलिए बेंजीन हैज लो टेंडेंसी टू फॉर्म द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हम कैसे डिटेक्ट करें कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो उसके लिए देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वही इसकी इंपॉर्टेंस भी बन जाएगी। कि जैसे डाइपोल मोमेंट देखना, हम क्या देखते हैं, देखो आपके सामने एग्जांपल आ गया 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि देखो ये जो रिंग है इसके अंदर आपके इस टाइप की स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के, जिसमें देखो ये जो हमने लिखा सबसे नीचे वाले पे स्लाइड पॉजिटिव ब्रोमीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव है, देखो ये हो गई। अब बचे हुए जो दूसरे हैं आपके CBr जो बॉन्ड है, उन दोनों का जो बॉन्ड मूवमेंट है, इसको देखो बॉन्ड मूवमेंट बोलेंगे। जो एक CBr बॉन्ड है ना, ये इधर 1 CBr बॉन्ड का जो बॉन्ड मूवमेंट है, जो रिजल्टेंट है बचे हुए 2 CBr बॉन्ड के बॉन्ड मूवमेंट का, उसको एक दूसरे को बोलो क्या करें, ये कैंसिल। देखो ये और ये आपस में एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल, जिसकी वजह से जो नेट आपका डाइपोल मोमेंट है वो क्या है बोलो, 0 होता है 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। देखो लैंग्वेज में फिर बोल रहा हूँ आपके सामने, द बॉन्ड मूवमेंट, आप इसको डाइपोल मूवमेंट ना बोलें क्योंकि बॉन्ड है C और Br के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ 1 CBr बॉन्ड। देखो ये वाला जिसपे मैंने टिक कर दिया, द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ 1 CBr बॉन्ड कैंसिल आउट द इफेक्ट of resultant of bond moment of remaining 2 CBr bond, so the net value of dipole moment is 0। अब dipole moment बोलते हैं इस 0 इसके अंदर है। अब हमने क्या किया ये देखने के लिए कि भाई चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना है, हमने इन दोनों को देखो ऐसे मिक्सअप कर दिया तो मान लीजिए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इनके बीच में देखो बन गया। हमने बताया था बेंजीन की लो टेंडेंसी है, तो यानी बन गया, मान लीजिए लो टेंडेंसी है तो लो यानी कम मात्रा में बन गया, लेकिन बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, देखो वैसे तो डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, जब ये डोनेट किया बेंजीन ने, तो बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का जो रिंग है इसके ऊपर क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो ओवरऑल इसके अंदर एक नेट डाइपोल बन गया है आपके EDA कॉम्प्लेक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर नेट आपका क्या बन गया है, डाइपोल मोमेंट। एक रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ दी चार्ज। तो इसीलिए आपके इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट बोलो क्या हो गई है, 0। तो मींस हमने कैसे पता लगाया, देखो हम ये जानते हैं नेट डाइपोल मोमेंट जो थी आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, उसके अंदर 0 था। क्लियर हो गया। अगर आप इसी को 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन को अगर आप इसको डाल देते एक ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल वो है आपका CCl4, रिएक्टेंट मान लीजिए CCl4 होता, तो आगे कोई भी EDA कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, नो EDA कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कोई EDA कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, क्योंकि जो CCl4 है ये एक आपके नोटेड डोनर, ये कोई डोनर नहीं है, ये डोनर का काम नहीं करता, तो इसलिए DA कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ये हमने लिख रखा है द नेट डाइपोल मोमेंट आपकी इसके अंदर यू क्यू बनी रहती, क्योंकि 1,3 ट्राइब्रोमो जो बेंजीन है वो यू का यू रहता, नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो 0 ही रहती, तो क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना। लेकिन अगर आप 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन को बेंजीन के अंदर डाल देते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स बना उसके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है। तो इस टाइप से हम पता लगा लेते हैं कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो अभी अभी हमने आपको बताया
कि इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का, वो सेम नहीं होता किसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो अलग होगा, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपका अलग होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अलग आ गया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने मिलाया, उनका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपने ले लिया, फिर उनको आपस में मिलाया, मिलाने के बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स बना भी है या नहीं बना है, तो उस मिक्सचर का आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा फिर से ले लें और फिर देखें क्या स्पेक्ट्रा के अंदर कोई चेंज आया है। अगर चेंज आया है तो इट मींस आपका ईडीए कॉम्प्लेक्स बन गया है, अगर कोई भी चेंज नहीं आया है तो इट मींस आपका ईडीए कॉम्प्लेक्स से नहीं बना है। और ऐसा एक चीज और यहाँ पे आ जाती है, आपके जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं। ऐसा क्यों? देखो आपने आमतौर पे पढ़ा है कलर के बारे में कि कोई भी सब्सटेंस कलर कब होता है, कोई भी सब्सटेंस कलर तभी होता है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से वो जो सब्सटेंस एनर्जी क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। और उसकी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए वो क्या हो जाते हैं, बोलो अनस्टेबल हो जाते हैं। दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक इन द, बोलो कौन सी स्टेट, आपकी ग्राउंड स्टेट, और वो ग्राउंड स्टेट के अंदर दोबारा से आ जाते हैं और फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है विजिबल रीजन के अंदर। बोलो कौन से रीजन के अंदर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, विजिबल रीजन के अंदर। तो सब्सटेंस बोलो क्या होगा आपका, कलर्ड हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आपकी देखो मान लीजिए हमने दो स्टेट दिखा दी, ये ग्राउंड स्टेट दिखा दी और ये एक्साइटेड स्टेट दिखा दी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ पे है। जब हमने बाहर से सराउंडिंग से, बोलो कहाँ से, सराउंडिंग से हमें क्या मिल गई, बोलो एनर्जी मिल गई। देखो एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड हो गया। देखो ये एक्साइटेड हो गया, ये फर्स्ट स्टेट हमने दिखा दी। उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो ऊपर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो चला गया है, इनके बीच देखो एनर्जी का जो गैप है, ये विजिबल रीजन जितना होना चाहिए वो उतना ही होता है यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके बोलो क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होके बोलो क्या होगा, ये दोबारा आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन। और जब आएगा तो दोबारा से एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और जो एनर्जी रिलीज होती है कौन से रीजन के अंदर होती है, बोलो एनर्जी रिलीज इन द विजिबल रीजन। तो ये जो विजिबल रीजन होता है उसके अंदर एनर्जी बोलो क्या हो जाती है, रिलीज। और इसलिए जो सब्सटेंस हमें क्या दिखता है, कलर्ड। इसलिए कोई भी कलर का क्वेश्चन आए यहाँ पे या कहीं पे, तो हमें यही बताना होता है दो स्टेट होनी जरूरी है, टू स्टेट। जैसे यहाँ पे हमने बताया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ऊपर वाली और नीचे वाली हमारी ग्राउंड स्टेट है। दो स्टेट होनी चाहिए, उनके बीच गैप है वो विजिबल रीजन जितना होना चाहिए। उसके बाद बाहर से एनर्जी मिलनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, देखो आफ्टर एब्जॉर्बिंग देखो एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, देखो एक्साइट हो गया। द एक्साइटेड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कम्स बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग द एनर्जी इन द विजिबल रीजन, सो सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड। तो सब्सटेंस हमारा कलर्ड हमें दिखेगा। तो इस टाइप से ये हमने डिफरेंट आपके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अपने इस पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा। आप भी इनको अच्छे से रीड आउट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।